लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर को जो है GHMC का इलेक्शंस होने वाले हैं। इस इलेक्शंस में क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये कोई नई बात नहीं। हमेशा की तरह वही जीतेंगे जो जीते आए हैं। शायद थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। अब नाज़रीन से कुछ सवालात मैं करना चाहता हूँ। क्या जिस हलके में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो क्या वहाँ की आवाम आज़ाद है या वहाँ की आवाम गुलामी में है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। इलेक्शंस उसी को कहते हैं जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी वाला खड़ा हो और आवाम को ये फैसला करने का मौका मिले कि हम इसको जिताएं या हम उसको जिताएं, और आवाम के लिए कौन भला कर सकता है। यूँ तो कई हलके ऐसे हैं जहां पर अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं है। खैर, वैसे भी चलिए, जो होना है वही होगा। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उस फिल्म का जिक्र आपके सामने करता चलूँ। हिम्मत वाला कर एक फिल्म आई थी। पुरानी हिम्मत वाला में जितेंद्र हीरो थे, तो नई हिम्मत वाला में जो है अजय देवगन हीरो है। तो कॉमेडी टाइप की फिल्म है। उस फिल्म का सरपंच होता है उसी गांव का एक विलन। वो सरपंच क्या करता है, जब इलेक्शन का मोमेंट आता है तो किसी को नॉमिनेशन दाखिल करने का मौका ही नहीं देता। कोई डर कर जो है घर के बाहर ही नहीं निकलता। फिर जब पोलिंग डेट आती है तो कोई भी घर के बाहर ही नहीं निकलता। तो सरपंच साहब क्या करते हैं, पूरे गाँव वालों को बुलाते हैं, सामने खड़ा करते हैं, खुद वोट डाल लेते हैं, अपना एक वोट, और एक वोट डालने के बाद खुद जो है बॉक्स खोल लेते हैं और बताते हैं, देखो मैंने एक वोट डाल लिया और मैं इलेक्शन जीत गया। एक जोक की तरह था, एक मजाक की तरह था वो फिल्म। वो कहीं ना कहीं हकीकत भी नजर आता है। आप हिंदुस्तान के कई ऐसे एरिया देख लीजिए जहां पर अपोजिशन का नाम निशान नहीं रहता। तो अदबन गुजारिश है हमारे देश की आवाम से, हर स्टेट में जो है अपोजिशन पार्टीज का रहना बेहद ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर है आजमपुरा डिवीज़न से। आजमपुरा डिवीज़न में जो है MBT की जानिब से अमजदुल्ला खान खालिद की मिस अस्मा खातून ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। फिर उसके बाद अमजदुल्ला खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और घांसी बाजार से जो है मोहम्मद गौस की मिसेस, उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। अब ये 2 सीटें देखने वाली होगी कि आजमपुरा से MBT जीती है या नहीं, या फिर AIMIM पार्टी की जानिब से जो मोहम्मद गौस के मिसेस ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है वो ये इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि घांसी बाजार की सिटिंग MLA जो है वो BJP की है। तो बहरहाल ये 2 सीट बड़े मजेदार रहेंगे पुराने शहर में। तो आइए अमजदुल्ला खान खालिद क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। अभी जो है आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न से मेरी वाइफ मिसेस अस्मा खातून नॉमिनेशंस फाइल किए हैं, क्योंकि आजमपुरा वार्ड जो है ये लेडीज़ रिजर्व के लिए है, जहां पर मैं पहले कारपोरेटर था। बदमाशी के तौर पे बोलिए या आपके ये वार्ड को रिजर्व किया गया था। तो इस वार्ड के ऊपर अस्मा खातून MBT सपोर्टेड कैंडिडेट की तरफ से नॉमिनेशन सभी फाइल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा साबिका रिकॉर्ड देखते हुए आजमपुरे की आवाम भारी अक्सरियत से अस्मा खातून को कामयाब करेगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यह है कि इतना आनंद फानंद में, इतनी गड़बड़ में, इतनी उजलत में, पता नहीं हमारे KCR साहब को कौन से पुजारी ने वक्त दे दिया या कौन सा ये लोग बताए, ये इलेक्शन किया जा रहा है। यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई मटेरियल नहीं है, फॉर्म्स नहीं है वहाँ पर, कोई यानी कोई मटेरियल ही नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर्स इतना परेशान हैं। और सबसे पहली चीज़ जो है, नॉमिनेशन फॉर्म जो दिए, वो नॉमिनेशन फॉर्म में जो है सन ऑफ डॉटर ऑफ है, उसमें वाइफ ऑफ का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। यानी जो भी कैंडिडेट, अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है, 50% रिजर्वेशन है आउट ऑफ 150, तो उसमें वाइफ ऑफ का जिक्र ही नहीं है उसमें। नॉमिनेशन में एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है उसमें। और एक चीज़ ये कर रहे हैं कि जो प्रपोजर्स का सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, वो लोग जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं प्रपोजर्स का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे रहे हैं।
यहाँ पर ये लोग जो चेक कर रहे हैं वो म्युनिसिपल डिवीजन वाइज चेक कर रहे हैं, तो उसमें जो है सीरियल नंबर भी चेंज हो जा रहा, पार्ट नंबर भी चेंज हो जा रहा, पोलिंग बूथ भी चेंज, यानी किसी किस्म की तैयारी नहीं है, लेकिन इलेक्शन करवा दे रहे हैं। ये हालिया कोविड-19 से लोग परेशान हैं, फिर ऊपर से आपके ये जो हालिया बारिश हुई, मोर देन 5 लाख वोटर्स ऑफ द ओल्ड सिटी और न्यू सिटी अभी घरों में नहीं है साहब, कौन आके वोट डालता बताइए। पूरा बाबा नगर खाली पड़ा हुआ है, आपके नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, कृष्णा रेड्डी नगर, बालागंज, तालाब कट्टा, भवानी नगर, घरों में लोग अभी अंदर दाखिल नहीं हुए और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्शन करवाने का सुधर गया। यहाँ पर इलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लोगों की जान वो है, तो इसके बावजूद इलेक्शंस करवाए। और एक साजिश की गई कि ना, आप देखिए कि 2 बॉडीज होते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल बॉडी से इलेक्शन कराते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक MBT जो है 1992 से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में। यूनाइटेड आंध्रा जब तक था, हम जब तक भी इलेक्शन लड़े, तेलंगाना अलग होने के बाद में हालिया 2016 का जो इलेक्शन वो भी हम लड़े, हमारी बगैर इत्तला के हमारे को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। रिसेंटली जो तेलंगाना में म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन हुए, हमारे को मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा था, तो हम जाके मालूमात किए, रिकॉग्नाइज कर दिए। उसकी वजूहत क्या बोले तो बोल रहे हैं कि आप अकाउंट सबमिट नहीं करे, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन में आप कोई देना, क्योंकि हम इनकम टैक्स में बता रहे हैं हमारा पूरा, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बता रहे हैं, तेलंगाना स्टेट खैर हमारे साथ नाइंसाफी की, तो हम 2 अक्टूबर के दिन फ्रेश एप्लीकेशन दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और कानूनन 15 दिन के अंदर हमारे को रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट देना था। पता नहीं जो इलेक्शन कमिश्नर को क्या दबाव था, समझ में नहीं आया। पहले तो कई दिन तक इलेक्शन कमीशन नहीं था, कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर रहे थे, सेक्रेटरी नहीं था वहां पर, नए इलेक्शन कमीशन आए, हम 2 अक्टूबर के दिन लग जाके सबमिट करें, तो 2 अक्टूबर से 15 दिन क्या होते बोलिए आप, तो 17 अक्टूबर तक हमारे को दे देना था। लेकिन हमारे को रोजाना मैं दफ्तर को चक्कर काटता रहा, इवन मैं 16 अक्टूबर के दिन, 17 अक्टूबर के दिन भी गया, इंस्पाइट ऑफ संडे सैटरडे, तो यही बोलते रहे कि आज शाम में दे रहे हैं आपको, सुबह में दे रहे हैं आपको, अचानक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया। अब नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद में कोर्ट में भी अगर हम गए तो हमारे को जो है कोर्ट यही बोलता है कि द बॉल हैज स्टार्टेड रनिंग, आप बाद में आइए इलेक्शन के बाद में। खैर इलेक्शन कमीशन में जो हमारे साथ बदमाशी की गई, हम खामोश बैठने वाले नहीं है, विल गो टू हाई कोर्ट, विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, कौन बदमाशी किया, किसका एजेंट था, वो पूरा निकालेंगे, उसका करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अब यह है अच्छे माहौल में ये जो है बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो टीआरएस की तरफ से जो हमारी मस्जिदों को ढा दिया गया, 4 मस्जिदों को, एयरपोर्ट की एक खाना मस्जिद, कोतागुड़म की जो फॉरेस्ट की मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिद, उन तमाम को सबक सिखाने का अल्लाह ने मौका दिया। मेरे वालिद मरहूम अमानुल्लाह खान अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी को अल्लाह ताला तबाही के रास्ते पर ले जाता है तो उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी शोहरत नहीं खींचता, उसकी जायदाद नहीं खींचता, सिर्फ और सिर्फ उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। तो यह दुब्बाका का बाई इलेक्शन के रिजल्ट से केसीआर साहब हैरान होके, परेशान होके अचानक तरीके से ये जो इलेक्शन का ऐलान करे, मुसलमानों को और खास तौर पर हिंदुओं को, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में उनकी एक मंदिर को भी तोड़ा गया, तो इनको सबक सिखाने का एक सही मौका मिला है। मैं समझता हूं कि अगर कोई मुसलमान टीआरएस को वोट देता है तो उसकी मुसलमानियत खतरे में है, उसको तजदीद ईमान करना पड़ेगा। उलमा मशाइखीन और खास तौर पर वो बिरयानी उलमा मशाइखीन से मेरी गुजारिश है, खुदारा अब वक्त आ गया है, आपके ईमान को कसौटी पे घसने का वक्त आ गया है हर मुसलमान को। केसीआर, अरे बड़ी हंसी आई मुझे, केटी रामाराव साहब कल बोल रहे कि हमारा एमआईएम से झगड़ा है ओल्ड सिटी में। ये नूरा कुश्ती हुआ करती थी पहले, आपको मालूम है कि पहले से तय रहता था कौन सा पहलवान जीतेगा, कौन सा पहलवान हारेगा, WWF की एक आज भी कुश्ती होती। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं केटीआर साहब को, आप एक एफिडेविट लिख के दीजिए, एफिडेविट पे लिख के अवाम के सामने दीजिए कि देयर विल बी नो फ्यूचर अलायंस विथ AIMIM बोल के लिख के दीजिए। आप दुब्बाका के रिजल्ट से आप हैबत खा गए, अरे वो बीजेपी की जीत नहीं है, कौन बेवकूफा तुम्हारे को रिपोर्ट डाल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, वो कैंडिडेट की शख्सी जीत है, वो
ना टीआरएस की हार है ना बीजेपी की जीत है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जीत से आप परेशान होके आप बोल रहे हैं कि मेरा एमआईएम से ताल्लुक नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे, हम 10 सीट लेंगे। आप 10 नहीं 15 लियो। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो हैदराबाद के 50 जो कारपोरेटर के सीट्स में 38 सीट्स में टीआरएस सेकंड पोजीशन पे है। आप हिम्मत है लड़ो भाई आप, मगर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अवाम के सामने? आप एक एफिडेविट पे लिखिए, अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करिए कि आई एश्योर यू, 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे लिखो आप, केटीआर साहब 100 रुपए के बॉन्ड पेपर पे लिख के दियो, इन फ्यूचर देयर विल बी नो अलायंस विद एमआईएम। अगर मैं एमआईएम से अलायंस कराता हूं, मैं केसीआर की औलाद नहीं बोल के दियो आप लिखो आप, जब अवाम आपकी बात को ये भरोसा करेंगी। आप दिन में एक बात बोल रही हैं आप, अच्छा मुझे तो इतना यकीन है कि केसीआर केटी रामाराव साहब शराब नहीं पीते, कोई पी के बयानात नहीं दिए होंगे, ये भी यकीन है मुझे। तो अवाम बेवकूफ है या आप अवाम को बेवकूफ बनाना चाह रही? आप बोल दे रही कल अगर आप अलायंस में आए, स्टैंडिंग कमेटी में अगर एमआईएम के मेंबर्स को जैसा साबिका में लिए थे अगर आप दोबारा लेंगे तो मैं समझूंगा आप केसीआर की औलाद नहीं है। शुक्रिया। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।